कंडीशन है वो आपने नोट की है, और नोट की है तो अपने डिस्कस करके नोट करते हैं। तो कंडीशन आपके पास है, उस कंडीशन को जैसे कोई बाइफिनाइल आए और ऑप्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इस कंडीशन को उसमें आप अप्लाई करेंगे। अगर वो कंडीशन फॉलो करता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 बाइफिनाइल बना के। आ जाओ बच्चों, यस भाई लोगों, आओगे नहीं आओगे? अब भाई लोग जो आएगा वो आएगा और जो नहीं आएगा वो नहीं आएगा। ज्यादा माथा फोड़ी से कोई मतलब। बच्चे कह रहे हैं बहुत जल्दी समझ में आ गया सर, क्या भाई लोग? चलो तो कुछ करोगे या बच्चों, या पहली क्लास वैसे ही जाएगी, दूसरी क्लास में 8:30-9 बजे जाके फिर बच्चा सोचता है कि हाँ कुछ हो रहा है। हाँ भाई चलो टिका दो, टक टिका दो। आप अच्छे बच्चे हो, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा हूँ यार। कितनी दूर दूर से आप आए हो स्वाभिमान में, तो सब पढ़ने के लिए आए हो। इंटेलिजेंसी में तो कोई कमी होती नहीं बच्चे के, क्या बच्चों? और आपके बराबर हार्डवर्किंग स्टूडेंट वो भी कहीं नहीं मिलेंगे, क्या भाई लोग? अरे रियल में पढ़ाई कर रहा हूँ यार भाई लोग, ऐसे। ओहो चलो आ जाओ भाई लोग, टिका दो। बाइफिनाइल पकड़ो, बाइफिनाइल में जो चाहिए वो है तो अगले को कह दो ऑप्टिकली एक्टिव। यस ग्रुप बेटा जी कैसा चाहिए, बल्कि या चिंटू? बल्कि। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि ग्रुप मतलब इतना ग्रुप होना चाहिए वो अच्छे से एक दूसरे को रिपेल करके और परपेंडिकुलर आ सके। और अगर दूसरा ग्रुप हो तो अपन ने कल की होगी बात, अगर दूसरा ग्रुप हो तो वो पहले वाले ग्रुप से कैसा होना चाहिए? डिफर होना चाहिए। या तो हो ही नहीं, और अगर हो तो वो डिफरेंट होने चाहिए। चलो बताओ, फर्स्ट का बताओ बेटा जी। देखो फर्स्ट में सब कुछ सही है ना, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है, आप सब पढ़ते हैं तो बहुत फेमस है कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है तो बहुत ही चिंटू होते हैं ना। तो आप लिख दो फ्लोरीन के पास कि आप चिंटू हैं और आप भी चिंटू हैं, तो चिंटू इतना अच्छे से रिपेल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मामला सेट नहीं होगा। यस क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करो। यस ठीक है, क्लोरीन चल जाएगा लेकिन एक रिंग से पार नहीं पड़ेगी, दोनों रिंग में आपने कहा है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन कैसा हो गया, बल्कि या चिंटू? तो ये रिंग गड़बड़ कर गई। और बेटा जी एक रिंग भी, आपको जो डाउट आएगा ना वो यहाँ इसी तरह के आएंगे, इसीलिए इतने सारे बनाए मैंने। एक भी रिंग गड़बड़ है तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दोनों फिनाइल रिंग को उसी हिसाब से आप तैयार करेंगे। यस बोलो, थर्ड में बताओ बेटा जी। देखो ना तो ये रिंग तैयार है ना, और इस रिंग में क्या गड़बड़ कर दिया आपने? आपको दूसरा ग्रुप चाहिए नहीं था, और दूसरा ग्रुप अगर आए तो वो पहले वाले से डिफर होना चाहिए। तो ना तो ये तैयार ना ये तैयार, पूरा सिस्टम खराब। यस बेटा जी 4th नंबर पर बोलो बेटा जी। हल्का सा चेक कर लो, कई बार जल्दीबाजी में 4th जैसा आता है तो कुछ बच्चे गड़बड़ करके आ जाते हैं।
ठीक है ना। यस, एक एक रिंग को चेक करना है पहले बेटा जी, ये रिंग सही है या गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है बेटा जी, आप कह रहे थे औरतों पर एक बल्कि चाहिए, दूसरा चाहिए नहीं, और चाहिए तो पहले वाले से कैसा होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। तो ये रिंग गड़बड़ कर गई, ठीक है जी। वो रिंग सही है लेकिन एक रिंग से पार पड़ जाएगी या दोनों रिंग को तैयार होना पड़ेगा, दोनों रिंग को। तो एक भी रिंग गड़बड़ है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ है, ठीक है। अब देखना बेटा जी, बच्चे डाउट लेके आते हैं, उसी के हिसाब से टीचर की एक्सप्लेनेशन बनती है। बच्चा के दिमाग में क्या चलता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसको छोड़ दो, ये दोनों तो ये यहाँ से तो सेट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। ये रिंग बेटा पहले से गड़बड़ हो गई तो आप समझो कि ये पार्ट काम का है ही नहीं, तो फिर वो अकेली रिंग नहीं दे पाएगी। यस, इसका बताओ, इसमें वही गड़बड़ इसमें है और वही गड़बड़ इसमें है। नंबर 6, ऑप्टिकली एक्टिव। यस बेटा जी, इसमें औरतों पर एक बल्कि ग्रुप है, इसमें यहाँ होना चाहिए थे आप मेटा पर पैरा पर, कल बात की अपन ने। इन दोनों को पास पास रख के और इनमें रिपल्सन खूब अच्छा अपन करते हैं। दूर आपने कर दिया तो इनको तो दोनों को स्पेस मिल जाएगा। तो ये रिंग सही थी लेकिन गड़बड़ इस रिंग ने कर दिया, इस रिंग ने गड़बड़ किया तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, ठीक है जी। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के आसपास लिख लो। नीट 16 में क्वेश्चन आया है, वो जो ऑप्शंस हैं इनमें एक दो ऑप्शन तो आ गए, बाकी और आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट करो ये लोग। ये नीट 16 का जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर का ऑप्शन था बच्चों ये। ठीक है भाई, चेक हो गए दोनों। चलो 7th वाला बताओ बेटा जी, एक्टिव इनएक्टिव। चलो इसको जैसे लेबल कर लेते हैं, ए और बी रिंग। ए रिंग के बारे में बताओ, ए रिंग सही है या गड़बड़ है। कैसे, आपने कह रखा है कि हमें औरतों पर एक ही बल्कि ग्रुप चाहिए, दूसरा औरतों पर नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो वो पहला जैसा है उससे डिफर होना चाहिए, रिंग राइट है। और दूसरे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी सही है, पूरा सिस्टम सही है। और इसमें भी यही है, ठीक है। औरतों पर दूसरा दे दिया तो दोनों डिफर है, औरतों पर ये दोनों डिफर है, ये सही तो पूरा सिस्टम सही। ये बाइफिनाइल कुछ भी नहीं लगता, एक लाइन का कंसेप्ट, और कंसेप्ट एक आधे लाइन के होते हैं हर टॉपिक के अंदर। रिजोल्यूशन में आपने देखा कुछ भी नहीं है, 2 लाइन है, जो एक्टिव है वो रिजोल्वेबल है और जो इनएक्टिव है वो नॉन रिजोल्वेबल है। बात करते हैं स्टीरियोआइसोमर की, तो स्टीरियोआइसोमर में भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एसाइक्लिक के अंदर 2 की पावर n, बच्चे से मिस्टेक केवल जो n का वैल्यू पुट करता है ना उस समय होती है। मैंने बताया था आपको, वहां हमें बहुत ज्यादा अच्छे से केयरफुल रहना है, जीआई सेंटर नहीं जीआई यूनिट लेना है। और साइक्लिक में तो आपको बहुत शॉर्ट स्वीट कर दिया, ठीक है जी। ऑप्टिकल लेके आ जाओ, वही स्टीरियोआइसोमर होंगे। तीनों टॉपिक छोटे हैं बेटा जी, आपको छोटा बड़ा कॉम्प्लेक्स सिंपल टफ ये नहीं देखना में ये होता है कि एग्जाम बार बार कौन से टॉपिक से स्ट्राइक कर रहा है, तो हमें हमारी स्ट्राइक वहां पर बढ़ा देनी है। ऑप्टिकल बिल्कुल एंडिंग पर चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बार बार, और वो तो फिर मेरी आदत है कि जो टेस्ट चलते हैं माइनर चलते हैं, आगे टेस्ट सीरीज चलेगी तो उनमें क्वेश्चंस को उसी हिसाब से सेट करते हैं। तो ये 3 टॉपिक थे जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी नंबर है, नंबर आप लिख दो, हेडिंग अभी आ जाएगी। एग्जाम्पल पहले सेट कर लेते हैं, वो भी टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन नीट 16 में वहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो करना है। और बायोमोलिक्यूल में वो आप बहुत ज़्यादा खूब अच्छे से पढ़ते हो,
टोटल बायोलॉजी का टॉपिक है ए, और एक और बना लो बी। डी में है बेटा जी सिस्टम सारा, और आपने देखा भी है एंडिंग पर है बिल्कुल ऑप्टिकल के, और सारे टॉपिक में बार बार किसको काम में लिया आपने 2D को। तो 3D में आप जितना सिखाया है उतना भी सीख लोगे, नोट्स के 2-3 क्वेश्चन कराए उतने भी कर लोगे, पार पड़ जाएगी, क्योंकि 3D से नीट में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, हमारा सारा सेट 2D से होगा, तो 2D में RS चेक करना वो आना ही चाहिए। यस बेटा जी, RS चेक करो तो आपकी मर्जी, यहाँ पर RS का लोचा भी नहीं है, टॉपिक बहुत छोटा सा है। मैं जैसे ही लिखूंगा तो आप अपने आप याद आएगा। ठीक है जी, इसको तो मैं लिख रहा हूँ बेटा जी इरिथ्रो, क्या लिख रहा हूँ इरिथ्रो, और इस टॉपिक को मैं लिख रहा हूँ बेटा जी क्या थीरियो, क्या लिख रहा हूँ थीरियो। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके ये भी बेटा जी लिख लो, नीट 16 के अंदर आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन एजिट नहीं है, उसने कार्बोहाइड्रेट का जैसा दिया था। ठीक है जी, लेकिन कंसेप्ट इसी के आसपास है बिल्कुल। आप देखो वहाँ बायोमोलिक्यूल में, बॉटनी जूलॉजी में इस तरह से शुगर के लिए आपने नेम लिखे हैं, डेली काम लेते हो है ना, एरिथ्रो शुगर, थ्रियो शुगर, इस तरह से। तो वहाँ पर जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट है यहाँ पर है। बोलो बेटा जी, टुकड़ों में देखो, आओ मेरे साथ, मैं कुछ कह रहा हूं, स्टार दोनों मैंने लगाया इसीलिए। ए और बी दोनों के दोनों मॉलिक्यूल में आंसर दो, कितने कायरल सेंटर हैं? दो कायरल सेंटर है। ये कंडीशन बनेगी, हौले थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट पॉइंट नोट नहीं करना, सुनना है अभी। यस बेटा जी, इन दोनों कायरल सेंटर पर कुछ ग्रुप कॉमन भी है। आप पर जैसा ग्रुप है मेरे पर भी वैसा ही ग्रुप है, OH ग्रुप और H एटम कॉमन है। आपको दो भी नहीं चाहिए, आपको तो एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन चाहिए। दोनों कायरल सेंटर पर एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। दो कंडीशंस चेक कर ली अपन ने, ठीक है कि नहीं है? गिवन मॉलिक्यूल के अंदर ओनली 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। ठीक है, जो इरिथ्रो और थ्रियो नोटेशन है ये ना तो 2 से ज्यादा के केस में एप्लीकेबल होता है ना 2 से कम के केस में। ये इरिथ्रो थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये नोटेशन है, समझना भाई लोग। इरिथ्रो थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नोटेशन है। हेडिंग भी यही बनेगी, 1 मिनट रुको आप। ये ना तो 2 से ज्यादा के केस में ना 2 से कम के केस में। टॉपिक एक लाइन का है लेकिन नीट ने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, नहीं तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट बन गया ना भाई लोग। इसलिए ठीक है, बहुत और है ही क्या यार, आता ही सब कुछ सिंपल। एनसीईआरटी की छोटी छोटी लाइन, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट यार। जो छोटे से हमारा सिलेक्शन हो जाए हमारे लिए तो वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है। इरिथ्रो और थ्रियो उन्हीं मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल होते हैं जिनमें ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ओनली एंड ओनली 2 कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, एंड एटलीस्ट 1 ग्रुप मस्ट बी कॉमन एट बोथ कायरल सेंटर। दोनों कायरल सेंटर पर कम से भी कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, तब तो वो इरिथ्रो थ्रियो कहने लायक बनेगा। दोनों में कायरल सेंटर 2-2 थे, दोनों में कायरल सेंटर पर ग्रुप कॉमन थे, दोनों इरिथ्रो थ्रियो कहने के लायक हैं। बस अब कौन इरिथ्रो बना और कौन थ्रियो बना, इसमें बच्चे ने कहा कि यहाँ OH ग्रुप कॉमन है, सेम साइड है, कॉमन ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड इरिथ्रो और कॉमन ग्रुप्स आर ऑन द अपोजिट साइड थ्रियो। थ्रियो कैसे याद रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा मैंने जुगाड़ कर रखा है, आप मेरे साथ सुने, लिखेंगे भी। ट्रांस का जैसा T से याद रह जाएगा, थ्रियो किसका जैसा है, ट्रांस का जैसा। ट्रांस में भी मामला किसका तो होता है, अपोजिट का, तो इस तरह से याद रह जाएगा। तो अब आपकी हेडिंग बन चुकी है क्या, ठीक है कि नहीं? इरिथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन, हेडिंग लिख लो। इरिथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन, इरिथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन।
इरिथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन। लिख लो, और लिख लिया है तो फिर आप लिखो बेटा जी कंडीशन, मतलब क्या इसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए इस तरह के टॉपिक के लिए। कंडीशन, इरिथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन। कंडीशन कितनी कंडीशन है बेटा जी? 2। पहले सब बच्चे बोल दो फिर लिखेंगे। बोलो भाई लोग। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है कि नहीं? ओनली एंड ओनली 2 कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, लिखो फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन में फर्स्ट करके लिखो। ओनली एंड ओनली मैं 2 बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप वहां पर बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रांगली अपनी बात को कह रहे हैं कि ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ओनली एंड ओनली 2 कायरल सेंटर मस्ट बी प्रेजेंट। ओके। नंबर 2, आपने कहा है कि दोनों कायरल सेंटर पर कम से भी कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, क्योंकि कॉमन की डायरेक्शन चेक करोगे कॉमन किधर है, तो कॉमन होने ही चाहिए। तो नंबर 2 लिखो एटलीस्ट one group must be common at both chiral center. One group must be common, at least one group must be common at both chiral center. दोनों chiral center पर आपस में कॉमन होना चाहिए। कॉमन तो 2 के बीच में चेक करते हैं, एक पर ही कॉमन हो जाएगा तो chiral center ही नहीं बनेगा। ठीक है। और फिर इसके बाद में इरिथ्रो का मीनिंग लिख दो, थ्रियो का मीनिंग लिख दो बेटा जी। इरिथ्रो करके इरिथ्रो को डिफाइन करो तो क्या कहोगे? इरिथ्रो का मीनिंग, कॉमन ग्रुप्स आर ऑन दी सेम साइड। कॉमन ग्रुप्स आर ऑन दी सेम साइड। और थ्रियो का मीनिंग क्या कहोगे? कॉमन ग्रुप्स आर ऑन दी अपोजिट साइड। कॉमन ग्रुप्स आर ऑन दी अपोजिट साइड। ओके। पेज के टॉप पर डायलॉग लिख लो। थ्रियो किसका जैसा है? ट्रांस का जैसा है। ठीक है ना, याद रह जाएगा। वो भी टी से, ये भी टी से, तो दोनों टी में जुगाड़ सेम है। थ्रियो किसका जैसा है? ट्रांस का जैसा है। ठीक है भाई लोग। यस बेटा जी। ऑप्टिकल में सुन रहे हो 3 टॉपिक, लेकिन वो मेरी आदत है कन्फर्मर्स पढ़ा के फिर लास्ट में पूरी आइसोमेरिज्म को, कोई ज्योमेट्रिकल में कोई क्वेश्चन कराना है, ऑप्टिकल में पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट हल्का फुल्का मैं कराता हूँ, बाकी तो आपके डिटेल में रे ऑप्टिक्स में आ जाता है। ठीक है। अभी तक नीट के एग्जाम में जेई में आता है न्यूमेरिकल, ठीक है कि नहीं है? अल्फा इक्वल्स टू थीटा अपॉन एल सी, वहाँ थोड़ा सा बच्चे को सिखाना होता है कि एल ओनली डेसीमीटर में पुट करना होता है, सी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो ग्राम पर ml में ही पुट करना होता है। अभी तक तो नीट में क्वेश्चन आया भी नहीं और क्वेश्चन आने के कोई चांस भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा उसको करेंगे। ठीक है। तो कुछ ज्योमेट्रिकल, कुछ ऑप्टिकल, ये सारा लास्ट में, ठीक है ना, कंपाइल करता हूं। तो अब आप नए पेज पर एक बार हेडिंग करें मेरे कहने से, कन्फर्मेशनल। ठीक है। और बेटा जी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा आप है जो उसी स्टाइल में अच्छे से मिलके और टॉपिक को तैयार करो। कन्फर्मेशनल, आपको पता ही है, मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट कर रखी है कि किसी भी सब्जेक्ट में आप जैसे अपने हाथ से हेडिंग लिखते हैं नोट्स में, आप हेडिंग के पीछे पड़ जाएं। हेडिंग के पीछे पड़ जाओगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, रियल कह रहा हूँ, बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लायक इतने क्वेश्चन हेडिंग के मीनिंग से ही निकल के आते हैं। देखना बेटा जी, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया होगा जरूर, क्योंकि मेरी आदत होती है जब नेमिंग एमिंग करा रहा होता हूँ तो आइसोमेरिज्म को बहुत कवर कराने की कोशिश करता हूँ। नीट आपके मॉड्यूल के अंदर ही कलेक्शंस क्वेश्चंस के होंगे तो दे रखा है हर कोचिंग ने। नीट 17 के अंदर इसके मीनिंग से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है जी। और 11th में टॉपिक है ये, 11th एनसीईआरटी में आप देखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन के आया था, बाहर से तो था नहीं। जैसे आप एनसीईआरटी 11th के अंदर कन्फर्मर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसने स्टार्टिंग के अंदर ही इसके मीनिंग को बहुत प्यार से समझा है, और वहीं से नीट 17 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। देखो कुछ नहीं करना है, अपन इसके हेडिंग के पीछे पड़े हुए हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं।
कनेक्टेड, मैंने पहले भी बोला था। और क्या चीज है? फॉर्म। ऐसी फॉर्म है बेटा जी जो क्या है? कनेक्टेड है। अब कैसे कनेक्टेड? यही तो चीजें अपन बनाएंगे, देखना बेटा जी। कनेक्टेड फॉर्म, कनेक्टेड फॉर्म में बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब बेसिकली एक दूसरे से कैसी है? सेम है। ये कन्फर्मर्स का मीनिंग है। इस बात को उठा करके ही उस नीट 17 ने क्वेश्चन बना डाला। 1 मिनट, यहीं से अपन अगला टॉपिक तैयार कर रहे हैं। कन्फर्म, कनेक्टेड फॉर्म मतलब कैसी होंगी? डिफर या आइडेंटिकल? सेम। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बेटा जी? इसका मीनिंग बच्चा कह रहा है कि सर ये इस तरह की फॉर्म्स हैं जिनकी बेसिक प्रॉपर्टीज कैसी मिलेंगी? अभी आपने कहा है बेसिकली कनेक्टेड है, बेसिकली सेम है, बेसिकली आइडेंटिकल है, बेसिक प्रॉपर्टीज सेम है। यस बेटा जी, यहाँ पर आपकी मुझे हेल्प चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा। कोई मॉलिक्यूल है, आप उसकी बाकी चीजों को छोड़ दो, मोटे मोटे तौर पर, बेसिक तौर पर आप उस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना चाहते हैं, आप कोई मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसकी ज्योमेट्री लेके आएंगे कि यार किस शेप में उसको बनाऊं, किस ज्योमेट्री में बनाऊं। और शेप या ज्योमेट्री मेरे हिसाब से कौन देता है? हाइब्रिड स्टेट देती है। ओके। नंबर 2, जब अपन किसी मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, आप बनाते हो, जैसे CH4 भी बनाते हो आप, तो आप उसमें ये बात करते हो कि सेंट्रल एटम कौन है और साइड के एटम, लेटरल एटम कौन है। ठीक है जी। और सेंट्रल एटम से लेटरल एटम को कितनी डिस्टेंस पर रखूं, कितनी डिस्टेंस पर रखूं, मतलब उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी रखूं, बॉन्ड लेंथ कितनी रखूं। ओके। फिर आप ये भी कहते हैं कि अगर कई सारे सेंट्रल एटम से कई सारे बॉन्ड हैं तो उन बॉन्ड के बीच में गैप, मतलब बॉन्ड एंगल कितना रखूं। तो मैं मेरी बातों को इकट्ठा कर रहा हूं, चेक करना। किसी मॉलिक्यूल के अंदर मेन बातें क्या चेक करते हैं? उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, उसकी शेप क्या है, उसके अंदर सेंट्रल एटम कौन है, लेटरल एटम कौन है, सेंटर और साइड के एटम के बीच में डिस्टेंस, मीन, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड के बीच में गैप क्या है। और प्यारा वर्ड आ रहा है, आपको सुनना चाहिए भाई लोग। ठीक है, अब तक की नॉलेज नहीं, आज तक जो आपने पढ़ा हुआ है, अगर कोई सीधा 12th से स्कूलिंग से भी आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। सुनने की कोशिश करना। हमने कॉन्फ़िगरेशन बेटा जी GI में चेक किया, EZ कॉन्फ़िगरेशन, सिस्ट्रांस, सिनेंटी जो भी, और हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी करके ही आ रहे थे। किस में चेक किया है? ऑप्टिकल में। कन्फर्मर्स तो आज चलेगा क्लास में, तो आज से पहले आप जहां भी पढ़ के आए, आपने कभी कन्फर्मर्स के केस में D हैक, L हैक, R हैक, S हैक, E कन्फर्मर हैक, Z कन्फर्मर हैक, आपने कभी किसी कन्फर्मर का कॉन्फ़िगरेशन आज तक चेक नहीं किया, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशनल ये होते ही नहीं, मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन केवल कितनी चीजों का होता है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का। मैं कॉन्फ़िगरेशन पर मैं पूरी कोशिश में हूं, प्लीज आप मेरे साथ रहें। आप इन बातों को तो पकड़ गए, लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन को भी पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि जब क्वेश्चन अगला बना चुका है तो वो कोई 2 और प्रॉपर्टी लेके कंपेयर करके क्वेश्चन बना सकता है। मेरी बात को सुनना, मैं सीधी कहूं, इसको आप पकड़ जाना। मैंने पहले भी कहा है, कन्फर्मर्स, एक कन्फर्मर को दूसरे कन्फर्मर से कंपेयर करोगे, 100 प्रॉपर्टी उसकी, 100 प्रॉपर्टी उसकी, 99 से 99 सेम आएगी। डिफरेंस केवल और केवल एक ही जगह मिलेगा, एक ही चीज का मिलेगा। आप बता दें, मजा आ जाए भाई लोग। ठीक है कि नहीं है? 3D में अरेंजमेंट का। ठीक है, बाद में छोड़ो, हम ये भी नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर बना के आए, हम कम से भी कम पढ़ के आए हैं ना, तो सब बच्चा स्कूलिंग में इथेन के कन्फर्मर वो चक्कर बना के सब आया है। ठीक है जी, एक चक्कर में हम बॉन्ड पैरेलल रखते थे, है ना, और एक में थोड़ा सा गैप मार देते थे। ठीक है कि नहीं? मतलब क्या है बेटा जी, एक फॉर्म तो ऐसी बनाई है जहां बॉन्ड पैरेलल रखते थे, 3D में पैरेलल अरेंज रखते थे, और एक में गैप रख देते थे।
तो हम इतना तो कह सकते हैं, जितना हम पढ़ के आए हैं, हाथों से लिख के आए हैं, कि यहाँ पर डिफरेंस केवल और केवल बॉन्ड के अरेंजमेंट का। बॉन्ड के ऊपर कौन होता है? एटम होता है, ठीक है। कभी बॉन्ड पैरेलल अरेंज करते हैं और कभी गैप से अरेंज करते हैं। फिजिक्स में जाना पड़ेगा। पैरेलल डिस्टेंस कम, गैप डिस्टेंस ज्यादा। पैरेलल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग में आ जाओ, वेस्पर्ट में आ जाओ, बॉन्ड पास पास है, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन ज्यादा है, और वहां गैप आए तो रिपल्सन कम है। यस बेटा जी। फिर फिजिक्स कहती है कि रिपल्सन फोर्स ज्यादा है, वर्क डन ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। वहां पर गैप को आप बोला करते थे स्टेगर्ड, और इसको बोला करते थे इक्लिप्स। सही कह रहा हूं क्या बच्चों? स्टेगर्ड में बोलते जाओ आप खुद, स्टेगर्ड में डिस्टेंस गैप ज्यादा, फोर्स कम तो वर्क कम, पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो कन्फर्मर्स जो है उनमें किस बात का डिफरेंस है? स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी डिफर है तो बच्चे के पास कंसेप्ट है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिफर है, और पोटेंशियल एनर्जी डिफर है तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ रही है? फोर्स से। इनमें कहीं फोर्स का मामला चल रहा है, तो फोर्स कम ज्यादा है, ठीक है जी। और फोर्स, दुनिया का कोई सा भी फोर्स हो, आप सब खूब कहते हैं फिजिक्स में कि फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है, इनवर्सली डिस्टेंस के साथ होता है, ठीक है कि नहीं है? कहीं पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब बच्चा कह रहा है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम तो रिपल्सन फोर्स कम, डिस्टेंस ज्यादा। आपने ज्यादा डिस्टेंस पर अरेंज कर रखा है, आपने कम डिस्टेंस पर अरेंज कर रखा है, यही लाइन हमारी पावर बनेगी। वो दो कन्फर्मर लेकर के बेसिक से कैसा भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे, बेधड़क हमारे पास कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया तू कन्फर्मर को हमसे कंपेयर करवा रहा है। नीट 17 के क्वेश्चन की लैंग्वेज यही थी। एक बार तो कह रहा था इथेन का इक्लिप्स है और एक बार इथेन का स्टेगर्ड है। क्वेश्चन पढ़ते समय बच्चा जब तक क्वेश्चन से बात नहीं करेगा तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता। बच्चे ने बात किया इथेन, इक्लिप्स, स्टेगर्ड, दीज आर कन्फर्मर्स, और फिर उसने 4 ऑप्शन बनाए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को लेकर के। बच्चे ने टक से कहा कि दोनों की क्या कंपेयर करवा रहा है? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल क्या कंपेयर करवा रहा है? तू हमसे कन्फर्मर की तो 99 प्रॉपर्टी सेम होती है, ये तो केवल एक ही जगह डिफर होते हैं, ठीक है नहीं? डिस्टेंस में, डिस्टेंस से फोर्स बदलता है, फोर्स से एनर्जी से स्टेबिलिटी। ये कोरा किस बात में डिफर है? स्टेबिलिटी में। बाकी इथेन का इक्लिप्स, स्टेगर्ड तू हमसे किसी बात का कंपेयर करा क्या? हमारा आंसर क्या जाएगा? सेम। एक ऑप्शन था बॉन्ड लेंथ सेम, बॉन्ड एंगल सेम, टक से क्या करके आना था? दोनों चीजें सेम होगी। ओवरऑल सारी बातों को अगर इकट्ठा करें तो आप हम सब मिल करके पूरे कॉन्फिडेंस से एक बात कह सकते हैं कि कन्फर्मर्स आर डिफर इन ओनली एंड ओनली स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी मीन रिपल्सन फोर्स मीन डिस्टेंस, ठीक है। कभी तो एटम्स, कभी तो फ्रंट और बैक की वैलेंसी पैरेलल होंगी और कभी फ्रंट और बैक की वैलेंसी गैप से होंगी, ठीक है जी। तो अब आप स्टार्ट कर दो नोट करना और बताना भी स्टार्ट कर दो। बेसिक में क्या क्या है बेटा जी? बोलो भाई लोग। बॉन्ड लेंथ कैसा मिलेगा? सेम। और यस बेटा जी, बॉन्ड एंगल अगर कंपेयर करवाए तो वो भी कैसा मिलेगा? सेम। यस बेटा जी, आपको बताना चाहिए, बात करें अपन किसकी? शेप या ज्योमेट्री की, वो भी कैसी मिलेगी? सेम। एक क्वेश्चन और बताना चाहिए आपको। यस बेटा जी, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन चेक करो तो वो भी कैसा मिलेगा? सेम। ठहरना है एक बार, नंबर 6 पॉइंट पर ठहरना है बच्चों, सब बोर्ड पर आए।
अगर बच्चों प्लीज अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आता, सुन रहे हो क्या? सुन लो आप भाई लोग प्लीज, 1 मिनट यार भाई लोग, आपके डाउट पर ही काम चल रहा है, क्वेश्चंस पे काम चल रहा है, बाद में नोट करना यार भैया। अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता, इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता तो बेटा जी इनका भी आप कॉन्फ़िगरेशन जैसे ज्योमेट्रिकल का आज से पहले आप सब अपनी अपनी जगह जहां से भी आए हो, आप ज्योमेट्रिकल के केस में EZ कॉन्फ़िगरेशन, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के आए हो बुक में, ठीक है जी। ऑप्टिकल के केस में RS सिस्टम, DL सिस्टम पढ़ के आए हो। लेकिन 11th या 12th की NCERT में जब आप कन्फर्मर पढ़ रहे थे, स्कूलिंग की बात कर लेते हैं, तो आपने कहीं वहां पर कन्फर्मर्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। अब मेरी बात को मैं अच्छे से कह सकता हूं, सुनना भाई लोग। कन्फर्मर्स की 99 प्रॉपर्टी सेम है, सुनना बच्चों। रियल में बच्चों देखना, रियल में ये आइसोमर होते ही नहीं है, इनको जबरदस्ती जगह दी गई है, इनकी आइसोमेरिज्म के अंदर किसी भी क्लास में कहीं बनती नहीं है, एडजस्ट किया गया है, ठीक है जी। सुनना भाई लोग, इथेन का इक्लिप्स है और इथेन का स्टेगर्ड है। आप इक्लिप्स का भी नाम लिखोगे तो इथेन आएगा और स्टेगर्ड का नाम लिखोगे तो भी क्या आएगा? इथेन आएगा। IUPAC नेम सेम, IUPAC नेम सेम है, इसका मतलब कन्फर्मर्स को आप स्ट्रक्चरल के साथ तो नहीं रख सकते। फिर आप आगे कहां पर? स्टीरियो में, ठीक है जी। स्टीरियो में भी इनके बीच में हमने कंपैरिजन किया तो 99 प्रॉपर्टी कैसी मिली है? सेम, लगभग देखो ना, आपने भिड़ते ही बहुत बड़ा छोटा सा वर्ड है लेकिन काम की चीज है। कन्फर्मर्स आर कनेक्टेड फॉर्म विच आर आइडेंटिकल सेम, जबकि आइसोमर कभी सेम होते हैं क्या? आपने कह रखा है कि आइसोमर्स के अंदर कहीं न कहीं बहुत प्यारा एकदम क्लियर कट डिफरेंस होता है। कन्फर्मर्स सेम होते हैं, कन्फर्मर्स आइडेंटिकल होते हैं, कन्फर्मर्स के बीच में 99 प्रॉपर्टी सेम होती है, कन्फर्मर्स के बीच में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। इसलिए कन्फर्मर्स को रियली देखा जाए तो कन्फर्मर्स रियली आइसोमर होते ही नहीं है, इन्हें जबरदस्ती आइसोमर माना गया है। IUPAC नेम सेम, स्ट्रक्चरल में नहीं रख सकते, लेकिन फिर कहां पर आए? स्टीरियो। और स्टीरियो में लोचा किसका चल रहा था? कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो उन स्टीरियो को आपने क्लासिफाई कर दिया कि ये ऐसे स्टीरियो की एक क्लास बना दो, ज्योमेट्रिकल में जाओ। अगर ऐसे स्टीरियो जिनका कॉन्फ़िगरेशन एसिमेट्री के कारण चेंज होता है, एक एक वर्ड एकदम क्लियर कट अटैकिंग है, ऑब्जेक्टिव पर आंसर है मेरे भाई लोग। मैंने कायरल सेंटर नहीं बोला, मैंने फिर क्या कहा है? कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू एसिमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूल्स को, आइसोमर्स को ऑप्टिकल में भेज दो। अब बात करी कन्फर्मर्स की, तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, तुम्हारी IUPAC भी सेम है। IUPAC सेम होने के कारण तुम्हें स्ट्रक्चर में नहीं रख सकते, कॉन्फ़िगरेशन सेम होने के कारण तुम्हें कॉन्फ़िगरेशनल में नहीं रख सकते, स्टीरियो में नहीं रख सकते, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि आपने कहा स्टीरियो आइसोमर, ऐसे आइसोमर जिनका 3D में कॉन्फ़िगरेशन डिफर हो, ठीक है कि नहीं है? यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है? सेम। इसलिए लास्ट में आप चेक करते गए, चेक करते गए, चेक करते गए, चेक करते गए। अभी हमने एक बात बोली थी कि जो कन्फर्मर्स हैं इनके बीच में एक ही चीज का डिफरेंस होता है, ठीक है कि नहीं है? 3D में एटम्स के अरेंजमेंट का। कभी एटम 3D में पैरेलल अरेंज कर देते हैं और कभी गैप से अरेंज कर देते हैं।
या एटम्स का अरेंजमेंट, वो भी कौन से वाला, 2D वाला 3D वाला, 3D वाला, या 3D में एटम्स का अरेंजमेंट डिफर है, इसलिए कि यार 3D का हल्का सा लोचा है, इसलिए इनको जबरदस्ती मजबूरी में, ठीक है कि नहीं, कहां पर रख दिया गया है, स्टीरियो के साथ रख दिया गया है, नहीं तो कन्फर्मर्स रियल में आइसोमर होते ही नहीं है। इस बात को आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये काम आप करके आ चुके हैं। जब अभी अभी 12 तारीख तक नीट के एग्जाम तक जब आप किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाते थे और प्रोडक्ट बनाने के बाद उस क्वेश्चन में करेंगे, रिएक्शन चलेगी तब इस बार भी, जब प्रोडक्ट बनता था और आपसे क्वेश्चन वाला पूछता था हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, और जब प्रोडक्ट की बात आती थी तो आप ये चेक करते थे सबसे पहले कितनी स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है, और स्ट्रक्चर बन के फिर आप एक एक स्ट्रक्चर को पकड़ते थे और आप एक एक स्ट्रक्चर में ये चेक करते थे क्या इसमें जीआई है, क्या इसमें ओआई है, क्या आप जीआई और ओआई चेक करते थे, आपने कभी ये चेक नहीं किया क्या ये कन्फर्मर्स भी बना रहा है क्या, क्यों, क्योंकि यस बेटा जी, प्रोडक्ट काउंट करते समय ये क्वेश्चन की अप्रोच है, चलो प्रोडक्ट को छोड़ो, कई बार क्लियर कट लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, ब्रैकेट में वो कहता है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर स्टीरियो आइसोमर को इंक्लूड करके देना होता था, और स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करते समय आप ज्योमेट्रिकल काउंट करते थे, ऑप्टिकल काउंट करते थे, कन्फर्मर्स को काउंट नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि यस बेटा जी, रियल में स्टीरियो कौन है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है कि नहीं है, कन्फर्मर्स तो रियल में आइसोमर है ही नहीं, इनको तो मजबूरी में स्टीरियो के साथ रखा गया है। तो हम क्लियर कट पेज के टॉप पे कहना चाह रहे हैं कि कन्फर्मर्स आर नॉट रियल आइसोमर, लिख दो बेटा जी, पेज के टॉप पर लिख दो, कन्फर्मर्स आर नॉट रियल आइसोमर, कन्फर्मर्स रियली आइसोमर है ही नहीं। ठीक है, पेज के टॉप पर अपनी लैंग्वेज में डायलॉग और लिख दो, कन्फर्मर्स की 99 प्रॉपर्टी सेम होती है, लिख दो, कन्फर्मर्स की 99 प्रॉपर्टी सेम होती है ना, तो एक कौन सी डिफर है उसको क्यों छोड़े, उसको भी पेज के टॉप पर लिखो एक बार, कन्फर्मर्स आर डिफर इन ओनली एंड ओनली, Conformers are differ in only and only, क्लियर कट कह रहे हो आप, Conformers are differ in only and only आगे बोलो ना यार, किसमें, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कन्फर्मर्स का आईयूपीएसी नेम सेम, स्ट्रक्चरल में नहीं रख सकते, और यस 6 पॉइंट पे इसलिए रुके हैं, 3D में कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, तो ना स्टीरियो में रख सकते हैं ना स्ट्रक्चरल में रख सकते हैं, या 3D में अब ये भी क्या लिख के आए हो अंडरलाइन, 3D अरेंजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया है, 3D कॉन्फ़िगरेशन और 3D अरेंजमेंट रात दिन का अंतर है मेरे भाई लोग, ठीक है कि नहीं, 3D में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता तब तो ठाट से कहते कौन से आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन 3D में कॉन्फ़िगरेशन नहीं, 3D में अरेंजमेंट वेरी किया है, अरे ठीक है क्या भाई लोग, यस बेटा जी, जैसे अपन ने ज्योमेट्रिकल आते ही डायलॉग बनाया था, वैसे ही कन्फर्मर्स की हेडिंग के आसपास जगह हो तो नहीं आगे पॉइंट बना दो, कन्फर्मर्स के लिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड चाहिए, और यस बेटा जी, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या फ्री रोटेशन, लिख लो बेटा जी, सिंगल बॉन्ड बोले तो फ्री रोटेशन और फ्री रोटेशन बोले तो कन्फर्मेशनल,
कि डायलॉग बन जाना चाहिए अपना। कार्बन कार्बन के अलोंग अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग कौन सा रोटेशन, फ्री रोटेशन, और फ्री रोटेशन के केस में किसके चांस बनेंगे, कन्फर्मर्स के, ठीक है। लेकिन जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड भी किसके बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच। यस बेटा जी, बात को पकड़ना। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हमें दो ही जगह मिलता है, एक तो सिंपल एल्केन में और एक साइकिल वाली एल्केन में। इसलिए आप कन्फर्मर्स को दो ही टॉपिक से डिटेल करके आते हैं, कन्फर्मर्स इन एल्केन और कन्फर्मर्स इन साइक्लो एल्केन। तो इसका फर्स्ट पार्ट एडिंग करो, एल्केन। एल्केन बॉन्ड सिंगल जो लेना है वो कार्बन कार्बन के बीच में लेना है। कार्बन कार्बन का बीच बनाने के लिए कम से भी कम हमें दो कार्बन लेने पड़ेंगे। सबसे सिंपल मॉलिक्यूल CH3 CH3, और ये नीट 17 का क्वेश्चन अब भी सॉल्व हो जाएगा। यस बेटा जी, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा रोटेशन है, फ्री रोटेशन है। फ्री रोटेशन है तो किसके चांस बन रहे हैं, कन्फर्मर्स के, ठीक है भाई लोग। यस, ये मॉलिक्यूल जैसे मान लो आप उधर से देख रहे हो या ऐसे देख लो आप, ये मॉलिक्यूल है, आप इधर से देख रहे हैं, दो ही कार्बन है, एक आपके सामने होगा, ये एक इसके पीछे होगा। आप इधर से देख रहे हैं तो ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। इधर से देख रहे हैं, थोड़ा सा देखो 3D है, 3D को 2D पे पढ़ रहे हैं तो दिमाग में थोड़ा सा उसको यूं पिक्चराइज करके और सेट कर लो। अभी एक फ्रंट बनेगा और एक बैक बनेगा, ठीक है जी। तो आप किसी को भी एक कार्बन को तो क्या कहोगे, फ्रंट कार्बन, और एक कार्बन को क्या कहोगे, बैक कार्बन। अब इनको प्रोजेक्ट करना है, ड्रॉ करना है कन्फर्मर्स को। कन्फर्मर्स को ड्रॉ करने का, प्रोजेक्ट करने के भी दो तरीके हमारे पास, सावर्स प्रोजेक्शन और न्यूमन। इन सावर्स एक लाइन का वो लास्ट में करेंगे, मेन सारे क्वेश्चन किससे बनते हैं, न्यूमन से। तो न्यूमन प्रोजेक्शन में अपन किससे करते हैं, सर्किल से, ठीक है ना, चक्कर से उसको यूं, ठीक है, प्रोजेक्ट करेंगे। एक बार देख लो हल्का सा कंसेप्ट बेटा जी। जो फ्रंट कार्बन है, इस फ्रंट कार्बन को तो कहां पर लेके आ जाते हैं, सेंटर पर। ओके, सुनते रहना बराबर, एक बार बाद में बनाना। फ्रंट कार्बन पर बैक कार्बन से ये बॉन्डेड है, इसको देखा जाएगा फ्रंट कार्बन पर। फिर इस बॉन्ड को छोड़ दो, इस बॉन्ड के अलावा कितनी वैलेंसीज होंगी, 3 वैलेंसी होगी। कितने एटम अटैच है, 3। कौन कौन है, तीनों के तीनों H है। फ्रंट से अपन 3 वैलेंसी लेकर के आएंगे, ठीक है कि नहीं। कंप्लीट सर्किल बनेगा, इसके 3 टुकड़े कर दो 120 120 पर। ओके, कौन कौन है भाई लोग, H और H, ठीक है। 1 मिनट सुनते जाना, बाद में बनाना। यस भाई लोग, इस फ्रंट कार्बन के अलोंग ये जो बैक कार्बन है, ये बैक कार्बन क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और सिंगल बॉन्ड इसको आराम से रोटेशन के लिए फ्री कर रखा है। ये फ्रीली क्या करेगा, रोटेट होगा। तो बैक कार्बन एक्सिस के अलोंग रोटेशन में है, तो ये बैक कार्बन को अपन यहाँ इस तरह से ये सरकमफेरेंस पर लेकर के आते हैं। ये इस तरह से 360 के पूरे कंप्लीट गोले में रोटेशन में। इधर देखना बेटा जी, बैक कार्बन से भी कितने H बॉन्डेड हैं, 3, ठीक है। सेंटर से सेंटर की वैलेंसी कंप्लीट कर दी, और सरकमफेरेंस की करेंगे। यस, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस, ताकि पढ़ते समय हमें कंफ्यूज ना हो कि कौन सी वैलेंसी किसकी है। इसकी जो सेंटर की जो वैलेंसी है वो अपन ने थोड़ी सी लॉन्ग और कंटिन्यूअस बनाते हैं, और सरकमफेरेंस वाली थोड़ी सी शॉर्ट और डिसकंटिन्यूअस बनाते हैं। यस बेटा जी, कौन आना है, H, और कौन आना है, H, और कौन आना है, H। अभी बने रहे, मत बनाना भाई लोग। यस, ये जस्ट इस तरह से है, लेकिन इसी के ऊपर बनाते तो थोड़ा दिखता नहीं। जस्ट पास में बना है, इसका मतलब इसके ऊपर नीचे है, मतलब इसको क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, ढक लिया। जब पैरेलल होगा, फ्रंट और बैक की वैलेंसी, फ्रंट और बैक का अरेंजमेंट पैरेलल होगा, तो आप फ्रंट को देखोगे तो बैक इसके जस्ट पीछे आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन 2D में हमें कैसे क्लियर हो, इसलिए हमने थोड़ा सा पास बना दिया है। सेंटर से आने वाली वैलेंसी
लॉन्ग कर देंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे, ताकि डिफरेंस करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि हमें क्लियर कट समझ में आए। और सरकमफेरेंस से आने वाली वैलेंसी शॉर्ट और डिसकंटिन्यूअस नोट करो। केमिकल बॉन्डिंग की थोड़ी सी हेल्प कर दो तो हमारा भी काम बन जाए। चलो इतना बता दो बेटा जी, फ्रंट जब बैक को ढक ले तो इस तरह के फॉर्म को, इस तरह के कन्फर्मर को क्या कहते हैं? इक्लिप्स। लिख दो बेटा जी, ठीक है। यस, इक्लिप्स से दूसरी फॉर्म पर चलेंगे। चलें, इधर आओ बेटा जी। सेंटर फिक्स रहेगा और कौन रोटेशन में? सरकमफेरेंस, बैक कार्बन। तो अब चाहे कितने भी फॉर्म बने, कितने भी कन्फर्मर बने, जो सेंटर है उसको उठा के यू का यू वापस लेके आ जाओ। तो सेंटर को उठा के यू का यू बना दो। यहां पर सेंटर ऐसे के ऐसे है, ये सेंटर है। सेंटर से कितनी वैलेंसीज हैं? 3 है। सेंटर से आने वाली वैलेंसीज लॉन्ग और कंटिन्यूअस, तीनों वैलेंसी पर अभी कौन है? H और H। सेंटर रोटेशन करेगा सरकमफेरेंस, ठीक है, फ्रंट या बैक? बैक। तो फ्रंट कहां पर है? सेंटर पर, एक्सिस पर। ये इसको उठा करके यू का यू बना दिया, ठीक है जी। रोटेशन में कौन है? बैक कार्बन। देखना बेटा जी, ये आपका बैक कार्बन है जो कहां पर है? सरकमफेरेंस पे। फ्रंट सेंटर पर, बैक सरकमफेरेंस पे। सेंटर फिक्स है, बैक रोटेशन में है, ठीक है। इधर देखना बेटा जी, यस, ये वाला, ये इस तरह से रोटेट करके इसको यहां पर लेके आ जाएंगे। यस बेटा जी, ये जो ये टुकड़ा है, ये कंप्लीट सर्किल है, कितने का है? 360 का। 1 2 3 3 इक्वल डिवाइड किया है तो कितना हो जाएगा? 120 120 120, ठीक है। यस, आप जब कन्फर्मर्स की स्टडी करते हैं, कन्फर्मर्स बनते हैं, आपको पता है बेटा जी, जैसे जीरो, अभी जीरो एंगल इनके बीच में पैरेलल है और 0 से 360 के बीच में इनफाइनाइट नंबर के अंदर बनते हैं, ठीक है कि नहीं है? कन्फर्मर्स का नंबर, किसी भी मॉलिक्यूल के कन्फर्मर्स का टोटल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट, समझ रहे हो आप? लेकिन जब आप कंपैरिजन करोगे, कन्फर्मर्स की स्टडी करोगे, तो आप कहते हैं ना मैक्सिमा और मिनिमा पकड़ेंगे, मतलब आप बिल्कुल डिस्टिंक्ट कन्फर्मर लेंगे। यस, यहां मिनिमम से मिनिमम गैप 0 है और इन दोनों के बीच में मैक्सिमम से मैक्सिमम गैप कितना कर सकते हो? 60 का, क्योंकि 60 से ज्यादा करोगे तो उधर पास आने लगेगा और उधर पास आ जाएगा। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 120 का। ये पूरा गैप, ये पूरा एंगल, इसके बीचों बीच अपन इसको यहाँ लेके आ जाएंगे, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो यस बेटा जी, इसके बीचों बीच सा यहाँ पर ये H आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया। छोटी सी बात इस बार भी आपके नीट में आई है, वो अभी क्लियर होगी, एक बार देख के जाना। यस, डायलॉग सेट हो रहा है, यूं का यूं बन जाए। एक बार और बेटा जी, अगर पैरेलल वाला मामला मिले तो उसको आप बेधड़क क्या बोल देंगे? इक्लिप्स है, ठीक है जी। आगे चीजें बनेगी, बनाते जाएंगे, आपका डायलॉग बनना चाहिए। पैरेलल दिखे टक से चिल्लाओगे इक्लिप्स, पैरेलल बोले तो, पैरेलल बोले तो, पैरेलल बोले तो। और यस बेटा जी, फ्रंट और बैक के बीच में हल्का सा गैप नजर आ जाए तो गैप नजर आते आप क्या कह देंगे उसको? स्टेगर्ड। क्या कह देंगे? स्टेगर्ड। यस बेटा जी, अभी सिंपल मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग है, आगे चल कर के इक्लिप्स के भी टाइप बन जाएंगे और स्टेगर्ड के भी टाइप बन जाएंगे। आगे जैसे स्टेगर्ड आपको एक से ज्यादा मिलेंगे तो आप कहेंगे स्टेगर्ड, लेकिन विच टाइप स्टेगर्ड, ठीक है जी। और इक्लिप्स भी 2 तरह के मिलेंगे, ठीक है कि नहीं है? कि फ्रंट पूरी तरह से फुल या कुछ उसका पार्ट, तो वो आगे की बात है। लेकिन आज के बाद किसी
कन्फर्मर में आपको पैरेलल अरेंजमेंट मिले तो आप बेधड़क क्या कहेंगे? इक्लिप्स। और गैप बोले तो बनाओ भाई लोग। और पेज के टॉप पर चलना, कन्फर्मर्स की हेडिंग के पास आपने एक लाइन लिखी है, जो चीज़ें लिखी है उन पर हमको हर जगह चेक करना है कि वो सही लिखी है हमने गलत लिखी है। बच्चों चेक करना, आपने कहा है कन्फर्मर्स की 99 प्रॉपर्टीज सेम है। कन्फर्मर्स आर डिफर इन ओनली एंड ओनली 3D अरेंजमेंट। ठीक है जी, अरेंजमेंट से फोर्स बदलता है, फोर्स से एनर्जी से स्टेबिलिटी। अब खेल सारा केमिकल बॉन्डिंग का है, उसकी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो एक्सपर्ट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। आना भाई लोग, ओ भैया रे बोर्ड पर एकदम, यहाँ पर दोनों बॉन्ड पास हैं बेटा जी। बॉन्ड के ऊपर कौन है उससे क्या लेना देना होता है यार? बॉन्ड का बॉन्ड से रिपल्सन होता है, बॉन्ड के ऊपर एक्स है वाई है उससे कोई मतलब नहीं। बॉन्ड के पैरेलल है, बॉन्ड के पास है, बॉन्ड पेयर पास है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। दूर रहना चाहते हैं ये तो बीपी का बीपी से रिपल्सन है। ठीक है कि नहीं है? यहाँ भी इस बॉन्ड के अंदर बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर बीपी का बीपी से रिपल्सन तो यहाँ भी है और बीपी का बीपी से रिपल्सन तो यहाँ भी है। काम कितना है ये आप सब जानते हैं। जब पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो पास होंगे, बीपी का बीपी से रिपल्सन हाई होगा और गैप लेते ही दूर चले गए तो रिपल्सन कम हो गया। यस बेटा जी, यहाँ पर दोनों बॉन्ड एक दूसरे से परेशान है। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ भाई लोग, ताकि बिल्कुल उसी डायलॉग से आपको लगे एकदम बिल्कुल। यस, पास है, बॉन्ड से दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बेचैन है, तनाव है, स्ट्रेन है। और स्ट्रेन जहाँ आ गया, बेचैनी आ गई, लड़ाई दंगे हो गए, वहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ बॉन्ड से दुखी है और ये कह रहा है कि मैं इस हालात में यहाँ इस जगह नहीं रहना चाहता। तो इस ओरिएंटेशन के अंदर या इस अरेंजमेंट के अंदर, ओरिएंटेशन के बजाय अरेंजमेंट बोलेंगे, इस अरेंजमेंट के अंदर ये कम रुकना चाहेगा। वहां वो चैन है तो वो टक से यहाँ के बजाय कहां पर जाना चाहेगा? वहां जाना चाहेगा। वो ज्यादा टाइम तक मिलेगा उस अरेंजमेंट में, मॉलिक्यूल आपको लंबे टाइम तक मिल सकता है, ज्यादा टाइम तक रुकेगा, ज्यादा स्टेबल है और कम स्टेबल है। तो इक्लिप्स के बजाय स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? स्टैगर्ड की। लेकिन सुनना भाई, रिपल्सन कहां पर ज्यादा है? बोलते जाना भाई लोग, रिपल्सन फोर्स ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। ठीक, यहाँ गैप ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। यस बेटा जी, यहाँ पर एक नया नाम है, ठीक है, जो आप सबने पढ़ रखा है। बीपी का बीपी से जो रिपल्सन है, कन्फर्मर्स की लैंग्वेज में इसको नाम दिया गया है, आप सबको याद आएगा। कौन सा स्ट्रेन? टॉर्जनल स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? टॉर्जनल। आज के बाद अपन शॉर्ट में इसको लेके चलेंगे टीएस से। तो इतना आपने लिख लिया, इक्लिप्स, स्टैगर्ड। इसके बाद में अच्छे से आप हेडिंग दो, टॉर्जनल स्ट्रेन। क्वेश्चन बनते हैं भाई लोग, वो पूछता है, दो फॉर्म दे करके पूछता है कहां पर कितना स्ट्रेन है, किसकी क्या है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनने लगे। टॉर्जनल स्ट्रेन, टीएस, मीनिंग आपके पास है, आपसे ही तो मैंने पूछा था, लेकिन फिर भी चलो मिलके बोल लेते हैं। टॉर्जनल स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन है ये? कौन सा तनाव है? कौन सी तकलीफ है? बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर से। सुनना बेटा जी, रिपल्सन बिटवीन बीपी इज कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन। लिख दो बेटा जी, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, repulsion between bond pair is called torsional strain.
अब आपके पास इक्लिप्स है, स्टेगर्ड है, आप इसकी सारी चीजें हैं जो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप इक्लिप्स का IUPAC लिखो और स्टेगर्ड का IUPAC लिखो तो कैसा मिलेगा? बोलो ना बेटा जी, सेम मिलेगा। एंड के अंदर मैं इसको फिशर में, न्यूमैन को फिशर में चेंज करना सिखाऊंगा, फिर वहाँ कॉन्फ़िगरेशन चेक करना सिखाऊंगा। थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात मान सकते हो, इतना भरोसा कर सकते हैं कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा है, सेम है। यस बेटा जी। ये कौन है? हाँ, इक्लिप्स किसका? इथेन का। बातों को पकड़ना है, खेली वर्डों का यार, वर्ड पर स्ट्रेस, यही तो पढ़ाई है। ये किसका स्टेगर्ड है? इथेन का। अगर बेटा जी आप यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ वगैरह, ठीक है कि नहीं है, C और H की, ये तो चला के अपन ने बनाई है बेटा जी, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ जाए इसलिए कि सरकमफेरेंस की है कि ये उसकी है। ठीक है। अगर यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल और यस, छोड़ो मारो गोली, 1 मिनट और आना। यस, यहाँ कार्बन की अगर आप हाइब्रिड स्टेट चेक करो तो sp3 और वहां भी चेक करो तो हाइब्रिड स्टेट सेम। अगर आप यहाँ इसकी ज्योमेट्री देखोगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है कि नहीं, ये तो न्यूमन प्रोजेक्शन है, ये इस तरह होता थोड़ी है। ये तो जब कन्फर्मर्स बनाएगा तो कैसे कैसे कन्फर्मर बनेंगे, कैसे कैसे रोटेशन होगा, वो वाली बात है। हाइब्रिड स्टेट सेम मिलेगी, ज्योमेट्री सेम मिलेगी, सेंट्रल एटम से साइड के एटम सीधी सीधी बात कर लें, बॉन्ड लेंथ सेम मिलेगा, बॉन्ड एंगल सेम मिलेगा। यस बेटा जी, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा। यस, केवल किस चीज में प्रॉब्लम आ गई है? कहीं बॉन्ड पेयर के पास चला आया और कहीं बॉन्ड पेयर से दूर चला गया। कहीं मॉलिक्यूल तकलीफ में है, तनाव में है, बेचैनी में है। इस स्ट्रेन को मैं बोलता हूं, ठीक है कि नहीं है, बेचैनी। या बेचैनी, तनाव, तकलीफ ज्यादा, वहां स्ट्रेन कम, तनाव, तकलीफ, बेचैनी कम बेचैन, रुकेगा ज्यादा। ठीक है। ये मॉलिक्यूल यहाँ के बजाय उधर भागना चाहेगा। अब सीधी सीधी बात कर लें, ठीक है, बीपी से रिपल्सन TS, ठीक है कि नहीं, बीपी रिपल्सन ज्यादा, TS ज्यादा, TS कम। TS क्या है? तनाव, तकलीफ, बेचैनी। बीपी से रिपल्सन। यस बेटा जी, आप तो नीचे कंपेयर करेंगे, इस तरह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ रहना। अगर आप TS कंपेयर करोगे तो वहां के बजाय यहाँ TS ज्यादा। टॉर्जनल स्ट्रेन, बॉन्ड पेयर से रिपल्सन फोर्स ज्यादा बोलना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। और इसके कंपैरेटिव बोल लो बच्चों, यहाँ पर TS कम तो बोलते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी भी कम तो बोलो भाई लोग स्टेबिलिटी ज्यादा। कौन ज्यादा स्टेबल है? इक्लिप्स के बजाय कौन ज्यादा स्टेबल है? स्टेगर्ड नॉट। चले, अब एक स्ट्रेन और तैयार कर लो, पहले से जरूरत पड़ेगी। एक वर्ड बोल रहा हूं, आपका बहुत जाना पहचाना दोस्त है, पुराना 11-12 से। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब सारा उसको काम लेते हैं, बहुत सारी जगह पर वो काम आएगा, अपन करेंगे बेटा जी खूब सारी जगह पर। और SN2 में तो आपने उसको खूब जम के, क्योंकि SN2 में पूरी रिएक्शन कंट्रोल ही वही करता है। एक नाम सुन के आप आए इस तरह से कि साइज के कारण लोचा होने लगे, चिंटू बल्कि के कारण, जैसे बाइफिनाइल में साइज नहीं तो लोचा किया था। मैं बोल रहा हूं सुनना, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम, लोचा किसने किया है? साइज ने। जब ग्रुप बड़ा होता है तो आप कहते थे कि इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा।
मैं एक डायलॉग बनाना चाह रहा हूँ आपका, ठीक है कि नहीं। आज के बाद में कभी भी साइज का जिक्र होगा तो साइज बोले तो स्टेरिक और स्टेरिक बोले तो साइज। कहीं स्टेरिक वर्ड है, इसका मतलब वो वहाँ किसका लोचा होगा, साइज का। और साइज का जिक्र आप करने लगे हैं तो आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, स्टेरिक एंड्रेंस पे। तो साइज बोले तो स्टेरिक और स्टेरिक बोले तो साइज। लिख लो जी पेज के टॉप पर, साइज बोले तो स्टेरिक और स्टेरिक बोले तो साइज। क्या बात है, टाइम का बड़ा ध्यान रखते हो बेटा। 8:30 तक है क्लास। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास तो जो टीटी आया है उसमें 8:30 तक है। डेली बदलता है बेटा जी, आप है ना, एक दिन से अगले दिन, आप समझ रहे हो ना, टाइम टेबल डेली बदलता है और कोई पता नहीं होता कब, उसमें भी सीक्वेंस का भी कोई पता नहीं होता, इसलिए। और वैसे टाइम अगर हो भी गया है ना तो मैं आपसे जिद भी नहीं रहा, 5 मिनट और देने का कष्ट करें। आपका 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एहसान आपका जिंदगी भर मानेंगे, आप दें यार भाई लोग। मैं कितने मन से स्टेरिक और तुम ले मरे यार भैया, थोड़ा तो ध्यान रखा करो यार भाई यार। माना कि छोटे से मास्टर है और छोटे से मास्टर का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बेचारे का। मास्टर बेचारा, बहन जी लिखो यार, अभी जरूरत पड़ेगी अगले मॉलिक्यूल में यार भैया, टक से लिखो यार दादा यार, ठीक है। स्टेरिक स्ट्रेन, एसएस। स्टेरिक स्ट्रेन 3 टाइप के हैं, पहला टीएस, दूसरा लिखो बेटा जी एसएस, स्टेरिक स्ट्रेन। और स्टेरिक स्ट्रेन को अब मैं डिफाइन ना करूं तो भी आपके पास मैंने डायलॉग बना दिया है। ऐसा स्ट्रेन जो किसके कारण आएगा, साइज के कारण। यस यस यस, ये आपको केवल और केवल कहां पर देखने को मिलेगा, बल्कि ग्रुप के केस में देखने को मिलेगा। जो चिंटू है उसका साइज किसी को परेशान नहीं करता, तो उस केस में स्टेरिक स्ट्रेन SS0, और सबसे चिंटू पीरियोडिक टेबल में H, तो H के केस में होगा नहीं, बाकी सब केस में होगा। स्टेरिक बोले तो साइज, बच्चा खुद से डिफाइन कर गया, ठीक है कि नहीं। स्ट्रेन ड्यू टू साइज इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन। लिख लो बेटा, स्ट्रेन ड्यू टू साइज, स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। और मैंने कहा ना कि उसका थोड़ा बहुत फैलाव होना चाहिए, तब जाके वो किसी को परेशान करेगा। तो हल्का सा नोट करके लिख लो, इन केस ऑफ H चिंटू, इन केस ऑफ H SS इज 0, मतलब H परेशान कभी किसी को नहीं करेगा। इन केस ऑफ H SS इज 0। यस बेटा जी, एक एग्जांपल आप लिख लो, आप नहीं करना चाह रहे हैं तो ब्यूटेन वाला। और 1 मिनट तो मास्टर और खाएगा, माना आप परेशान हो रहे हो बच्चों। यस हेलो, इसको अभी आपने क्या लिया था, इथेन, इससे कंपेयर करो। कल की क्लास की थोड़ी सी मैं हल्की सी तैयारी कर जाऊं तो आते टक से लग जाऊंगा। सुन रहे हो, हेलो बेटा जी, ओए इधर 1 मिनट। अब बच्चा कल की क्लास की बात कर ली, तू कल की बात कर रहा है, तू आज की तो छोड़। यस 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 यस, ठीक है। ये मामला यूं का यूं है, डिफरेंस केवल क्या आ गया, एक H की जगह पर ये चिंटू की जगह पर क्या लगा दिए, बल्कि, ठीक है। अगर फ्रंट और बैक पर सारे चिंटू हो तो आपको 2 ही अरेंजमेंट मिलते हैं, एक ही टाइप का इक्लिप्स और एक ही टाइप का स्टेगर्ड। लेकिन फ्रंट और बैक पर अगर एक बल्कि और आने लग जाए तो इक्लिप्स भी 2 टाइप का हो जाएगा और स्टेगर्ड भी 2 टाइप का हो जाएगा। फुली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, गैप भी वहां 2 तरह का आने लगेगा। बल्कि के बीच गैप 60 का तो गॉस फॉर्म और 180 का तो एंटी। तो ब्यूटेन के केस में कितने फॉर्म हो जाएंगी टोटल, 4, 2 इक्लिप्स और 2 स्टेगर्ड, ठीक है भाई।
पकड़ लो।